ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं 10वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर। दिल्ली और मेरठ में क्रांति की खबर देश के तमाम हिस्सों में पहुंची। क्रांति नेताओं ने जो देशव्यापी प्रचार किया था, उससे लोगों में क्रांति की आग सुलग तो चुकी थी, लेकिन वो ज्वाला का रूप लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्रांति नेताओं ने 31 मई की तारीख तय की थी, लेकिन बैरकपुर में मंगल पांडे के बलिदान और फिर 10 मई को मेरठ की क्रांति ने क्रांति को समय से पहले ही भड़का दिया। फिर भी 11 मई से लेकर 31 मई के बीच पूरे उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। मई 1857 अलीगढ़ के परेड मैदान में 9 नंबर पलटन के सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। परेड मैदान में सिपाहियों ने फांसी का फंदा लटकते देखा तो सोचने लगे कि मामला क्या है। शाम का वक्त था। अजीब सा सन्नाटा पूरे माहौल में छाया था। तभी कुछ अंग्रेज अफसर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए दिखे। उनके पीछे एक हिंदुस्तानी आदमी को हथकड़ियां पहनाकर गोरे सिपाही आते हुए दिखे। अरे ये तो वही जोशी जी हैं जो हमारी छावनी में आए थे। अरे हाँ, तो लाला राम, धनपत और चिराग अली ने मुखबरी करके इन्हीं को पकड़वाया था। क्या कह रहे हो कालका भाई? अरे हाँ, कल रात खाने के बाद जब मैं बैरक को लौट रहा था तो लाला राम मिला था। कहने लगा उसने धनपत और चिराग अली ने एक आदमी को पकड़वाया है जो अंग्रेजों का दुश्मन था। इसके लिए उन तीनों को इनाम मिलने वाला है। अरे भाई, मुझे क्या मालूम था कि वो आदमी अपने ये पंडित जी हैं। ना, लाला राम ने ये अच्छा काम नहीं किया। अरे पंडित जी क्या गलत कह रहे थे? फिरंगियों के जुल्मों से आजाद होने की बात ही तो कही थी उन्होंने। भाई, हम आखिर कब तक गुलाम बनकर अत्याचार और जुल्म सहेंगे? परदेसी भाई, हम लोग यही तो मार खा जाते हैं जब अपने ही लोग गद्दार बन जाते हैं। थोड़े से रुपयों के लालच में आकर लाला राम वगैरह ने तो ये देशद्रोह का काम किया है। इसकी सजा तो इन तीनों को मिलनी ही चाहिए। और क्या, इस ज्योतिषी ने क्या गुनाह किया है? क्या अपनी मातृभूमि को विदेशी चंगुल से निकालना गुनाह है? नहीं, ये तो हमारा धर्म है, धर्म। उधर गोरे सिपाहियों ने उस पंडित ज्योतिषी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। उसे नकाब पहनाकर उसके गले में रस्सी का फंदा डाला जा रहा था। फांसी का फंदा खींचने के लिए जल्लाद तैयार खड़ा था। ये दृश्य देखकर सभी सिपाहियों का दिल दुख से भर गया था। बात की बात में पूरी पलटन में पंडित ज्योतिषी के साथ हो रहे जुल्म की खबर फैल चुकी थी। तभी अंग्रेज अफसर का हुक्म पाते ही जल्लाद ने रस्सा खींच दिया और उस पंडित ज्योतिषी का शरीर लटक गया। इस दुखद दृश्य को देखकर सिपाहियों का दिल दुख और नफरत से भर गया।
तभी परदेसी ने तलवार खींच ली। वो लाइन से बाहर निकल आया और सिपाहियों को ललकारने लगा। भाइयों, ये शहीद हमारे लिए अपने खून से नहा रहा है और हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या हमारा खून पानी बन गया है? अरे ये पंडित मातृभूमि की आजादी के लिए बलिदान हो गया, तो क्या हम बलिदान नहीं दे सकते? फिरंगियों का नाश कर दो, भारत को आजाद बना दो। उठाओ हथियार और फिरंगियों को निकाल बाहर करो। हर हर महादेव! 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 नारायण तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारायण तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारायण तकबीर! अल्लाहू अकबर! अगले ही क्षण 9 नंबर पलटन के सारे सिपाही विद्रोह के लिए निकल पड़े। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत अलीगढ़ छोड़ दो। अलीगढ़ छोड़ दो! अलीगढ़ छोड़ दो। फिरंगियों का नाश हो! फिरंगियों का नाश हो! फिरंगियों का नाश हो! अलीगढ़ छोड़ दो। अलीगढ़ छोड़ दो। अलीगढ़ छोड़ दो। अलीगढ़ में रहने वाले सारे अंग्रेज परिवारों ने उसी वक्त अलीगढ़ छोड़ना शुरू कर दिया। 20 मई की आधी रात से पहले स्वाधीनता का हरा झंडा अलीगढ़ में फहरा दिया गया। इसके बाद 9 नंबर पलटन के सिपाही सारा खजाना और गोला बारूद लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। दिल्ली मेरठ की स्वाधीनता की खबरें फैलती ही जा रही थीं। इटावा पुलिस और जनता ने खुलकर 9 नंबर पलटन के सिपाही क्रांतिकारियों का स्वागत किया और उनका साथ दिया। असिस्टेंट मजिस्ट्रेट डैनियल मारा गया। 23 मई को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने खजाने पर कब्जा कर लिया। जेल खाना तोड़ दिया गया। कलेक्टर ह्यूम एक स्त्री का वेश बनाकर शहर से भाग गया। इसके बाद 9 नंबर पलटन के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। मैनपुरी नसीराबाद में भी स्थानीय पुलिस के सिपाहियों ने क्रांति कर दी और अंग्रेजों को वहां से हटा दिया। रुहेलखंड की राजधानी बरेली, यहाँ अंतिम रोहेला नवाब खां बहादुर खां का शासन था। रुहेलखंड की पलटनों को दिल्ली की पलटनों की तरफ से एक खत भेजा गया था। खत में लिखा था, दिल्ली की सेना के सेनापति की तरफ से बरेली की पलटनों के सेनापति के नाम हार्दिक आलिंगन। भाइयों, दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है, उससे वो इतना घबरा गए हैं जितना किसी दूसरे मौके पर 10 शिकस्तों से भी ना घबराते। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर आप वहां खाना खा रहे हैं तो हाथ यहां आकर धोइए। शाहों का शाह जहां पनाह हमारा दिल्ली का बादशाह आपका इस्तकबाल करेगा और आपकी खिदमत को सिला देगा। हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोजादारों के कान अजान देने वाले की पुकार की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी तोपों की आवाज सुनने को बेचैन हैं। आपके दीदार की प्यासी हमारी आंखें उसी तरह राह पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद की आंखें लगी रहती हैं। आइए, आपका फर्ज है कि आप फौरन आए। हमारा घर आपका घर है। बरेली के नेता खान बहादुर खां ने 31 मई तक ठहरने का तय किया था। इसलिए 31 मई को सवेरे बरेली में क्रांति का बिगुल फूंका गया। सबसे पहले कैप्टन ब्राउनलो का बंगला जलाया गया। 68 नंबर पलटन ने अंग्रेजों के बंगलों में आग लगाना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। जनरल सिबल्ट और दूसरे कई अफसर मारे गए। सिर्फ 32 अंग्रेज नैनीताल की तरफ जान बचाकर भाग पाए। इतिहासकार चार्ल्स बॉल लिखता है, 6 घंटे के अंदर बरेली में स्वाधीनता का हरा झंडा फहराने लगा। जिस समय अंग्रेजी झंडा उतारकर उसकी जगह हरा झंडा लगाया गया, उसी समय तोपखाने के सूबेदार बख्त खां ने क्रांतिकारी सेनाओं के प्रधान सेनापति का पद ग्रहण किया। इसके बाद बख्त खां ने सिपाहियों को अपने पैगाम में कहा कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद तुम्हें शांति और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। रोहेलखंड की जनता ने खान बहादुर खां को दिल्ली के बादशाह की तरफ से रोहेलखंड का सूबेदार स्वीकार किया। उसी दिन सूर्यास्त से पहले खान बहादुर का एक दूत दिल्ली के बादशाह को रोहेलखंड की स्वाधीनता की खबर देने के लिए रवाना हो गया। इसके अगले दिन शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी राज खत्म किया।
और वे बख्त खां के नेतृत्व में बरेली की सेना के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्रांतिकारियों और अंग्रेजों दोनों की दृष्टि से इलाहाबाद का बड़ा महत्व था। इलाहाबाद के किले में जबरदस्त गोला बारूद का भंडार था। चार्ल्स बॉल लिखता है, इलाहाबाद के पंडे आसपास की हिंदू जनता के अंदर स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में कहीं ज्यादा जोश था। जिस वक्त मेरठ की खबर इलाहाबाद पहुंची, वहां एक भी अंग्रेज सिपाही न था। वहां 6 नंबर देसी पलटन और मुट्ठी भर अंग्रेज अफसर थे। पलटन के सिपाहियों ने अंग्रेजों को भरोसा दे रखा था कि वे विद्रोह न करेंगे। लेकिन 6 जून को जब अंग्रेज अफसर खाना खा रहे थे, सिपाहियों का बिगुल बजा और उन्होंने क्रांति की घोषणा कर दी। तमाम अंग्रेज मारे गए और उनके बंगले जला दिए गए। शहर के लोगों ने क्रांतिकारियों का पूरा साथ दिया। जेल खाने के कैदी रिहा कर दिए गए। खजाने पर कब्जा कर लिया गया। रेल लाइनें और तार तोड़ डाले गए। 7 तारीख की शाम शहर और छावनी में हरे झंडे का जुलूस निकाला गया। नगरवासियों और सिपाहियों ने मिलकर उसे सलामी दी। इतिहासकार सर जॉन के लिखता है, इलाहाबाद के आसपास सैकड़ों गांवों में हिंदू, मुसलमान, जनता और जमींदार सब ने मिलकर अंग्रेजी राज के खात्मे का ऐलान कर दिया और हर गांव में हरा झंडा फहरा दिया गया। नगर के अंदर 10-10, 12-12 बरस के लड़के हरे झंडे हाथों में लेकर जुलूस बनाकर निकले। झांसी 4 जून 1857 को सबसे पहले 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने मैगजीन और खजाने पर कब्जा कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई को क्रांति की सूचना दी गई तो वो शस्त्र धारण कर महल से निकल कर आईं और क्रांतिकारी सेना का सेनापतित्व स्वीकार किया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 21 साल की थी। जून को रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन ने रानी की तरफ से किले पर हमला किया। इस हमले में किले के अंदर की हिंदुस्तानी सेना ने भी साथ दिया। रिसालदार काले खां की आज्ञा से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज, जिनमें पुरुष, स्त्री और बच्चे थे, कत्ल कर दिए गए। इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है, इस हत्याकांड से रानी लक्ष्मीबाई का कोई संबंध न था और न ही उसका कोई आदमी मौके पर मौजूद था और न उसने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी पर से कंपनी का राज खत्म हो गया। बालक दामोदर राव के वली की हैसियत से रानी लक्ष्मीबाई फिर से झांसी की गद्दी पर बैठी। अंग्रेज कंपनी के झंडे की जगह दिल्ली के बादशाह का हरा झंडा झांसी के किले पर फहरा दिया गया। सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। बिठुर क्रांति का मुख्य केंद्र, जहां से सन 57 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, योजना बनी, प्रचार हुआ। क्रांति की इस राष्ट्रीय योजना को चलाने वाले थे नाना धुंधु पंत पेशवा यानी नाना साहब, उनके 2 भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब और अजीमुल्ला खां। उनके साथ प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे भी थे। नाना साहब, मेरठ और दिल्ली में जो कुछ हुआ वो थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ हुई है और हो सकता है कि अंग्रेजों को इसका फायदा भी मिले। लेकिन नाना साहब, जिन कारणों से मेरठ और दिल्ली में क्रांति हुई है, उनको रोकने का हमारे पास कोई उपाय भी तो ना था।
तुम्हारी बात सही है तात्या। फिर भी कानपुर में 31 मई से पहले कुछ भी ना होना चाहिए। अंग्रेज अभी तक हम पर भरोसा कर रहे हैं, उनको इसी धोखे में रखना जरूरी है। नाना साहब, मुझे खबर मिली है कि कानपुर में सर व्हीलर ने गंगा के दक्षिण में एक नई जगह देखकर किलेबंदी शुरू कर दी है। उसका इरादा यह है कि अगर जरूरत हुई तो तमाम अंग्रेज लोग उस किले में पनाह ले सकेंगे। अजीमुल्ला खां, अंग्रेज अपनी हिफाजत के कितने ही उपाय कर ले, क्रांतिकारी सेना के सामने उसका टिकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों तात्या साहब? हाँ नाना साहब, मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन मुझे खबर मिली है कि लखनऊ से एक सैनिक टुकड़ी व्हीलर की मदद के लिए आ गई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास व्हीलर का संदेश आया है कि आप कानपुर की रक्षा करने में अंग्रेजों की मदद कीजिए। तो आपने क्या सोचा है? मैंने कुछ सैनिक, 2 तोपें बाला साहब के साथ कानपुर भेज दी हैं। बाला साहब ने खबर दी है कि व्हीलर ने कानपुर का कंपनी का खजाना हमें सौंप दिया है। मैंने खबर दे दी है कि खजाने की हिफाजत के लिए 200 सिपाही लगा दिए जाए। ये तो बहुत अच्छा हुआ नाना साहब। अजीमुल्ला साहब, अभी 31 मई में 9-10 दिन बाकी हैं। कंपनी की फौज को सूबेदार टीका सिंह और सूबेदार शमसुद्दीन खान संभाल रहे हैं। आपको इनसे कैसी, कब मदद चाहिए, ये जाकर बातचीत कर लें। जरूरत हो तो हमारे खास मददगार ज्वाला प्रसाद और मोहम्मद अली को साथ ले जाइए। लेकिन ध्यान रहे, 31 मई को ऐसा काम हो कि कानपुर से अंग्रेजी हुकूमत का नाश हो जाए। ठीक है, मैं आज ही कानपुर चला जाता हूं। 4 जून की आधी रात को अचानक कानपुर छावनी में 3 फायर हुए। सिपाहियों को क्रांति आरंभ करने के लिए यही पहले से निश्चित संकेत था। सबसे आगे सूबेदार टीका सिंह घोड़े पर लपका। उसके पीछे पीछे सैकड़ों सवार और हजारों पैदल सिपाही मैदान में निकल आए। कुछ ने अंग्रेजी इमारतों को आग लगा दी, कुछ दूसरों को सूचना देने के लिए गए और कुछ ने जगह जगह से अंग्रेजों के झंडे गिराकर उनकी जगह हरे झंडे फहरा दिए। नाना साहब का खेमा नवाबगंज में था। नाना के सिपाही क्रांतिकारियों से मिल गए। 5 जून की सुबह तक अंग्रेजों का खजाना और मैगजीन दोनों क्रांतिकारियों के हाथ में आ गए। जनता और क्रांतिकारी सेना ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के अधीन नाना साहब को अपना राजा चुना। 5 जून को ही हाथी के ऊपर दिल्ली के बादशाह के हरे झंडे का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकला। जून को सवेरे नाना साहब ने जनरल व्हीलर को चेतावनी दी कि आज आप किला खाली करके हमारे हवाले कर दें, वरना शाम को हमला किया जाएगा। लेकिन व्हीलर ने किला खाली नहीं किया। तब शाम को क्रांतिकारी सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। हर हर महादेव! क्रांतिकारी सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। किले के अंदर मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने मोर्चा लिया, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। देखा राम आसरे, फिरंगियों के खिलाफ मर्द ही नहीं, औरतें भी लड़ रही हैं। लखनलाल, ये जो अभी घोड़े पर सवार हथियारों से लैस सिपाही गया है अरे गया नहीं, गई है। आई? ये अजीजन है भाई, कानपुर की तवायफ। ये का कहे तो भैया, मर्द के भेष में जनानी। हाँ राम आसरे, जिस रोज से अंग्रेज किले का मुहासरा शुरू हुआ है ना,
अजीजन इसी भेष में घूम रही है, घायल सिपाहियों की सेवा करती है, किले के नीचे जाकर खाना गोला बारूद पहुंचाती है। इसने तो गजब कर दिया है भैया, गजब। इसका मतलब है भैया कि अब अंग्रेज बहादुर यहाँ टिकेंगे नहीं। अरे चाहते तो यही हैं, पर अभी तक किला खाली नहीं हुआ है। हमारी फौज ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो भैया अंग्रेज किले के अंदर कितने दिन का रसद पानी रखे होंगे? सुना तो है कि जो खाना उन्होंने जमा किया था वो खत्म हो रहा है। किले के अंदर पीने के पानी का एक ही कुआं है, सुना है वो भी ढह गया है। इसलिए पानी के लिए अंग्रेज परेशान हैं। हमारी फौजों की गोलाबारी से जो अंग्रेज मरे हैं ना, उनको किले के अंदर दफनाने की भी मुसीबत हो रही है। अरे लखन भैया, अंग्रेजों ने कुछ कम जुल्म नहीं किए हैं। हमारे लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। एक ना एक दिन ये विस्फोट तो होना ही था। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अंग्रेजों को भगा दो, भगा दो, भगा दो। आखिर 25 जून 1857 को जनरल व्हीलर ने अपने किले के ऊपर सुलह का सफेद झंडा गाड़ दिया। नाना साहब ने तुरंत लड़ाई बंद कर दी। किले के अंदर के सब अंग्रेजों ने नाना के सामने समर्पण कर दिया। किला, तोपखाना और खजाना भी नाना साहब के हवाले कर दिए गए। 28 जून 1857 को नाना साहब ने कानपुर में एक बड़ा दरबार किया। 6 पलटन पैदल, 2 पलटन सवार, बहुत से जमींदार और हजारों लोग इस दरबार में हाजिर थे। सबसे पहले बहादुर शाह जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी दी गई। फिर नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब ने इस मौके पर कहा, भाइयों, हमारी ये जीत आप सबकी बहादुरी का फल है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने जो वीरता दिखाई है उसकी तारीफ मैं किन शब्दों में करूं। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक सारे देश से फिरंगी चले नहीं जाते तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। हमें याद रखना है कि हमारा दुश्मन चालाक और धोखेबाज है, इसलिए उसकी बातों में ना आना। हमें हर वक्त सावधान रहना है। अपने वीर सिपाहियों के बीच 1 लाख रुपए बतौर इनाम के बांटने का हुक्म मैंने दिया है। उम्मीद है कि बहादुरी का यह जज्बा आप बनाए रखेंगे। कानपुर विजय का समाचार 28 जून को लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में अवध प्रांत के तमाम हिस्सों से जमींदारों के सिपाही और स्वयंसेवक हजारों की तादाद में बेगम हजरत महल के झंडे तले आकर जमा हो रहे थे। बेगम हजरत महल के अधीन अवध की अनेक महिलाएं मर्दाना कपड़े पहनकर क्रांति सेना का साथ दे रही थीं। कानपुर विजय की खबर पाकर क्रांतिकारियों ने चिन्हट में अंग्रेजों पर हमला किया। फिर 29 जून को लोहे के पुल के पास कंपनी की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। आखिर अंग्रेज अफसर हेनरी लॉरेंस को हार कर पीछे हटना पड़ा। लखनऊ के अंदर अंग्रेजी सत्ता रेजिडेंसी के मकान में कैद हो गई। क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से रेजिडेंसी को घेर रखा था। लखनऊ पर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल का शासन कायम हो गया। अवध में अंग्रेजी राज समाप्त होने के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार सर जॉर्ज फॉरेस्ट लिखता है, 10 दिन के अंदर अवध से अंग्रेजी राज सपने की तरह मिट गया है। उसका कोई निशान तक बाकी न रहा। फौज ने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया। जनता ने पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर फेंक दी, किंतु उनमें से किसी ने बदला नहीं लिया, किसी ने अन्याय नहीं किया। 1-2 अपवादों को छोड़कर बाकी सारी वीर और विद्रोही जनता ने
भागते हुए अंग्रेजों के साथ बड़ी दयालुता का व्यवहार किया। दिल्ली और मेरठ पर क्रांतिकारियों का अधिकार होने की खबर पाकर लॉर्ड कैनिंग ने मद्रास, कलकत्ता, रंगून आदि से गोरी सेना जमा करके जनरल नील के अधीन बनारस और इलाहाबाद की तरफ भेजी। उधर शिमला के कमांडर इन चीफ एनसन को आदेश दिया कि वो पंजाब से सेना इकट्ठा करके तुरंत दिल्ली पर आक्रमण करे। गवर्नर जनरल की हैसियत से लॉर्ड कैनिंग ने सारे भारत में एक ऐलान भी प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी सरकार का विचार न किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का था और न है। सिपाही यदि चाहें तो अपने कारतूस स्वयं बना सकते हैं। जिन लोगों ने कंपनी का नमक खाया है उनके लिए विद्रोह में भाग लेना पाप है। लेकिन ऐसे ऐलान का कोई असर न पड़ा। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे एस.एम. जहीर, बनवारी तनेजा, मनोज भटनागर, ए.के. शर्मा, सुभाष गुप्ता, कीमती आनंद, आदिल राणा, सतीश पासी, टी.आर. मेहता, रईस मिर्ज़ा, शाहनवाज, अंजलि, वीणा मेहता और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।